नमस्ते दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के इस सीरीज नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 यूपी टीजीटी पीजीटी की केवीएस ईएमआरएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी यहाँ तक कि जो बिहार का एस्टेट होता है पेपर 1 और पेपर 2, फिर जो झारखंड का जे टेट है और उसका जो मेन वैकेंसी है उसमें भी जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी से रिलेटेड उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो है देतान शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी से, ऑप्शन बी है स्पेनिश से, ऑप्शन सी है फ्रेंच से, ऑप्शन डी है ग्रीक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फ्रेंच से। देतांत शब्द को ही हम तनाव शैथिल्य शब्द भी कहते हैं। ये जो देतांत शब्द है इसका प्रचलन तनाव के मध्य सामान्यीकृत विकल्प प्रस्तुत करने के तौर तरीके से लिया गया है। जो वर्तमान में देतांत शब्द का प्रचलित अर्थ अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो शीत युद्ध के दौरान जो टाइम था 1963 से 1979 तक का, इसी को देतांत कालखंड भी कहा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहांग गाल्तुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को विरोधाभास, परस्पर विरोध, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन बी उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की। ऑप्शन सी उन्होंने शांत निर्माण, शांति स्थापना एवं शांति रक्षा की चर्चा की। ऑप्शन डी उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की। तो इसमें से कूट देख लेते हैं। ए जो है वो ए और डी सही है, बी जो है बी और सी सही है, सी जो है वो ए और सी सही है और डी जो है ए बी और सी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, हम इसमें देख लेते हैं बी और सी सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये नॉर्वे के समाजशास्त्री, गणितज्ञ एवं सिद्धांतकार जोहान गाल्तुंग जो थे, ये संघर्ष, हिंसा तथा शांति के ऊपर कई किताबें इन्होंने लिखा था। इन्होंने पीसफुल मीन्स लिखा था, फिर पाइनियर ऑफ पीस रिसर्च लिखा था, फिर सर्चिंग फॉर पीस लिखा था। इन्होंने कई बुक लिखा था जिसमें मतलब ये शांति, संघर्ष और हिंसा के बारे में था जोहान गाल्तुंग ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया। तो ऑप्शन ए हमारा है इरविंग होरोविच ने, ऑप्शन बी है लेस्टर आर ब्राउन ने, ऑप्शन सी है ई एच कार ने, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड शावी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अल्फ्रेड शावी ने। तो इसमें तृतीय विश्व युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जो ये थे अल्फ्रेड शावी ने किया था। यह संकल्पना शीत युद्ध के दौरान आई। तृतीय विश्व जो मूलतः उन देशों के समूह को कहा गया जो न तो पूंजीवादी गुट की तरह थे और न ही सोवियत गुट की तरह। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश तथा उनके मित्र देशों को प्रथम विश्व कहा गया, जबकि सोवियत संघ, चीन, क्यूबा तथा उनके सहयोगी राष्ट्रों को द्वितीय विश्व कहा गया। और जो जिनके पास ना पूंजी थी, ना पैसा था, ना अच्छा राजनीतिक व्यवस्था था, उनको हमने तृतीय विश्व के देश कहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन डी शक्ति का संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा जो है वो सभी के लिए एक और एक के लिए सभी सिद्धांत पर आधारित है। इसे वुड्रो विल्सन द्वारा परिभाषित किया गया था। ये जो सिद्धांत दिया था सामूहिक सुरक्षा का, ये वुड्रो विल्सन ने दिया था।
देखा जाए तो आदर्शवादियों के अनुसार विश्व में सामूहिक सुरक्षा के द्वारा ही प्रभावी और दीर्घकालिक शांति स्थापित करना संभव है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के चैप्टर जो है चैप्टर 7 और जो आर्टिकल है वो 36 से 36 नहीं 39 से 51 तक है सामूहिक सुरक्षा से रिलेटेड। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 में अपनाया गया? तो ऑप्शन ए है जो लंदन सम्मेलन में, ऑप्शन बी है टोक्यो सम्मेलन में, ऑप्शन सी है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, ऑप्शन डी है डबर्टन ओक्स सम्मेलन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन के अवसर पर 26 जून 1945 को अमेरिका के प्रसिद्ध शहर सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक परिषद, ऑप्शन बी है कार्यकारी परिषद, ऑप्शन सी है विधान परिषद, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ई है सेना प्रमुख। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा राजनीतिक परिषद। भारत के परमाणु हथियारों की जो तैनाती है, नियंत्रण है, आदेश इत्यादि की जो जिम्मेदारी है वो परमाणु कमान प्राधिकरण के पास ही होता है। इस कमान की स्थापना जो है वो हुई थी 2003 में और इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस कमान के अंतर्गत 2 परिषदें होती हैं, एक होता है राजनीतिक परिषद, इसके प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है कार्यकारी परिषद, इसके जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। जो कार्यकारी परिषद होता है अपने विचार से राजनीतिक परिषद को अवगत कराती है और राजनीतिक परिषद परमाणु हथियारों की तैनाती और इस्तेमाल का फैसला करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष बार्डुंग सम्मेलन संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है 1955 में, ऑप्शन ए है 1966 में, ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन डी है 1954 में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बार्डुंग सम्मेलन का वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1955 में। जो बार्डुंग सम्मेलन था ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था और इसका जो सन है ये 1955 में, यहाँ पे तो हाईलाइट है ही 1955 में हुआ था। यह अफ्रीकी एशियाई एकता पर आयोजित पहला बड़ा सम्मेलन था जिसमें 29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। कितने राष्ट्रों ने? 29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था इसमें बार्डुंग सम्मेलन में। ये पहला सम्मेलन था जो अफ्रीकी और एशियाई एकता पर आयोजित था। इसके द्वारा 10 सूत्रीय वैश्विक शांति व सहयोग की घोषणा की गई जिसे दशाशिला बार्डुंग भी कहा गया। यह सम्मेलन आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना था, यही बार्डुंग सम्मेलन ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैकमोहन रेखा स्थित है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के मध्य, ऑप्शन बी भारत और चीन के मध्य, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका के मध्य, ऑप्शन डी चीन एवं पाकिस्तान के मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच मध्य है। ये जो है ये जो मैकमोहन रेखा है ये जो ईयर है इसका कब ये स्थित हुआ? ये 1914 में हुआ था। तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। ये मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्र के बीच सीमा चिन्हित करती है। ये मैकमोहन रेखा जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित है, इसीलिए इसे मैकमोहन रेखा इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी?
तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव। और ये कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ये जो लुकिस्ट पॉलिसी की जो शुरुआत हुई थी, यह नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने वाला था। भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और उसके इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से ये लुकिस्ट पॉलिसी थी, जो पॉलिसी थी ये बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है बोहरा समिति, ऑप्शन बी है सादिक अली समिति, ऑप्शन सी है LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी है PK थुंगन समिति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है वो बोहरा समिति है जो संबंधित नहीं है। बोहरा समिति जो है ये पंचायती राज के अतिरिक्त संबंधित है। ये सादिक अली का जो ये सादिक अली समिति है, इसका जो गठन हुआ था ये 1964 में हुआ था। और ये राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए किया था। और 1986 में जो हुआ था ये LM सिंघवी समिति हुआ था 1986 में। और ये PK थुंगन समिति जो है ये हुआ था 1988 में। ये सबके डेट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लोक प्रशासन से है, पब्लिक एड से क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए जो है भर्ती है, ऑप्शन बी जो है विज्ञापन है, ऑप्शन सी जो है वो साक्षात्कार है, और ऑप्शन डी जो है वो है लिखित परीक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए सबसे पहले जो है वो विज्ञापन निकलता है, सबसे पहले नंबर विज्ञापन। उसके बाद से जो होता है उसका टेस्ट होता है, यानी कि लिखित परीक्षा होता है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, और फिर भर्ती होती है चौथे नंबर पे। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन ए जो है भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अमेरिका। लूट प्रणाली जो इसको स्पॉयल सिस्टम भी कहते हैं, नौकरशाही का ये एक प्रकार है लूट प्रणाली। इसकी शुरुआत जो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसे संरक्षण नौकरशाही भी कहा जाता है। इसमें लोक सेवकों की भर्ती व्यक्तिगत कृपा या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर की जाती है, यानी कि दया भाव से, या किसी के घर अच्छे मतलब लिंक हो, सोर्स हो, कोई पॉलिटिक्स में हो, या कोई किसी का सगा संबंधी हो, वंशानुगत भी कहा जाता है। और इस पद पुरस्कार पद्धति भी कहते हैं। इस पद को जो है ये लूट प्रणाली जो है इसको पुरस्कार पद्धति भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संगठन के आधार के रूप में 4P की विवेचना करने वाला था, यानी कि 4P की। तो इसमें ऑप्शन ए है LD वाइट, ऑप्शन बी है हर्बर्ट साइमन, और ऑप्शन सी है लूथर गुलिक, ऑप्शन डी है वुड्रो विल्सन। तो 4P जो P 4P, तो इसका जो है ये क्या था, इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा लूथर गुलिक। ये 4P में क्या है, 4P की विवेचना जो है इसका जो होगा वो पहला हो जाएगा पर्पज, पहला हो जाएगा हमारा पर्पज पहला। सेकंड जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रोसेस। थर्ड जो है वो हमारा हो जाएगा पर्सन, और फोर्थ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लेस। तो ये 4P है जो लूथर गुलिक का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, ऑप्शन बी जो है अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, ऑप्शन 3 जो है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और ऑप्शन 4 जो है वो पद सोपानिक संरचना की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम यहाँ देखते हैं इसमें कूट दे के दिया हुआ है 1 2, तो हम इसमें मिलाते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की भी है, एक हो जाएगा। अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, ये भी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है ही। पद सोपानिक संरचना की, ये नौकरशाही से रिलेटेड है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है। तो ऑप्शन ए है पॉल एपिलवी, ऑप्शन बी है एल.डी. वाइट, और ऑप्शन सी है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी है सर जोसिया स्टैम्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वेट, यहाँ भी इसका दिया हुआ है, हम देखते हैं तो कूट के माध्यम से। ऑप्शन ए है ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी है केवल बी और सी, ऑप्शन सी है ए सी और डी, और ऑप्शन डी है ए बी सी और डी चारों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसमें बी जो है ये नहीं है, एल.डी. वाइट नहीं है। उसके बाद से पॉल एपिलवी भी हैं, हर्बर्ट साइमन भी हैं, और सर जोसिया स्टैम्प भी हैं। तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी और डी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है 2 चरणों की, ऑप्शन बी है 3 चरणों की, ऑप्शन सी है 4 चरणों की, और ऑप्शन डी है 5 चरणों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये हो जाएगा हमारा बी 3 चरणों की है, 3 चरणों की। इसमें भारत में जो प्रशासनिक सुधार के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रशासनिक सुधार जो है वो स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया। तो ऑप्शन ए है एल.डी. वाइट ने, ऑप्शन बी है ओंग ने, ऑप्शन सी है हरमन फाइनर ने, ऑप्शन डी है आर.जी. गैटल ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हरमन फाइनर ने। इसमें अगर देखा जाए तो लोक सेवा को जो अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में हरमन फाइनर ने ही परिभाषित किया, जबकि एल.डी. वाइट ने लोक सेवकों को संयुक्त रूप से अच्छे प्रशासन का निर्माणकर्ता कहा है। एल.डी. वाइट ने इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, और करेक्ट आंसर हमारा हरमन फाइनर जी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न क्रमों में कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाता है विकर्ण संचार, ऑप्शन बी है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ऑप्शन सी है सहायक सेवा, ऑप्शन डी है निर्णय निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा निर्णय निर्माण। समानतः जो निर्णय निर्माण है उसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सार्थक विकल्प को चुनाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, और निर्णय निर्माण की जो उपलब्ध बहुत से विकल्पों का लक्ष्योन्मुख विश्लेषण करते हुए कार्यवाही के लिए किसी एक विकल्प को चुन लिया जाता है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं
जो टेरी ने दिया था, उसमें उन्होंने टेरी ने कहा था 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य विकल्प चुन लेना ही निर्णय होता है। वहीं साइमन ने कहा था कि निर्णय लेना प्रशासन है। फिर वहीं पे एक और विचारक थे जो पीटर डकर करके थे, वो उन्होंने बोला था प्रबंधक जो भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है, और जो भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है। ये सारे स्टेटमेंट हमारे टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन सब एग्ज़ामों में ये स्टेटमेंट पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर, लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबर समरूपताओं के रूप में की है? तो ऑप्शन ए है W.F. बिलोबी, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, ऑप्शन सी है हेनरी फायोल, ऑप्शन डी है हर्बर्ट साइमन। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका जो हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन जी का एक बुक भी था, उनकी एक पुस्तक भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर करके। इसमें हर्बर्ट साइमर ने ये सारी चीज़ें इस कृति के बारे में लिखा भी था। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर करके जो बुक है, ये बुक इनकी आई थी 1974 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पोस्ट कार्व दृष्टिकोण संबंधित है। तो E.N. ग्लैडन से संबंधित है, L.D. वाइट से संबंधित है, ऑप्शन सी W.F. बिलोबी से संबंधित है, और लूथर गुलिक से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे लूथर गुलिक जी हो जाएंगे। और पोस्ट कार्व का जो होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे POSTCOR और B, पोस्ट कार्व। तो ये जो पोस्ट कार्व है, यहाँ P से जो हो जाएगा हमारा प्लानिंग हो जाएगा, यहाँ O से जो हो जाएगा वो ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, यहाँ S से जो हो जाएगा वो स्टाफिंग हो जाएगा, यहाँ D से जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्टिंग हो जाएगा, और C से जो हो जाएगा वो कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, R से जो है वो रिपोर्टिंग हो जाएगा, और B से जो है वो हमारा बजटिंग हो जाएगा। तो ये P से हमारा प्लानिंग का योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग का जो है संगठित करना, स्टाफिंग का जो है कर्मचारी चयन हो जाएगा, और डायरेक्टिंग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग का जो हो जाएगा वो समन्वय हो जाएगा, और रिपोर्टिंग का जो हो जाएगा वो सूचना करना हो जाएगा, और बजटिंग का बजट बनाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A 4, ऑप्शन बी हो जाएगा 5, ऑप्शन सी हो जाएगा 3, और ऑप्शन डी हो जाएगा 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के सत्ता या प्राधिकरण की बात कही है। पहला जो हो जाएगा वो परंपरागत सत्ता हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो करिश्माई सत्ता हो जाएगा, और तीसरा जो है वो कानूनी विवेक सम्मत सत्ता हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा हो जाएगा संथानम समिति, ऑप्शन बी जो है तारकुंडे समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, और ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है, निर्वाचन संबंधी सुधार से संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संथानम समिति। इसमें अगर देखते हैं हम तो जो तारकुंडे समिति है वो आई थी हमारी 1900, ये तारकुंडे जो समिति है ये 1900 हमारा 74 में आया था। और वहीं पे जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है, ये जो समिति है ये आई थी 1998 में। 1998 में ये हमारे एग्ज़ाम में टीजीटी में, पीजीटी में, यहाँ तक कि नेट में ये रेंडमली उठा के पूछ दिया जाता है कैसे ये कौन सी किस प्रकार की समितियां हैं और इसके डेट क्या है, कभी कभी बस डेट ही पूछ दिया जाता है। और दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये आई थी 1990 में। ये सारे जो है निर्वाचन संबंधी सुधार से संबंधित हैं। बट जो संथानम समिति है ये आई थी 1962 में। ये जो समिति है ये भ्रष्टाचार से संबंधित थी और 1962 में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन।
किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई? तो ऑप्शन ए जो है 1960 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1968 में और ऑप्शन डी 1973 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो करेक्ट है, 1964 में आई थी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का उदय साम्यवादी दल के उग्रपंथी धड़े के द्वारा क्रांति के मार्ग को अस्वीकृत कर देने के परिणाम स्वरूप 1964 में हुआ था। इसके अतिरिक्त सीपीआई जो है एमएल का भी गठन हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन ए जो है वो लुइसियन पाई हैं, ऑप्शन बी है आमंड है, ऑप्शन सी है एस.ई. फाइनर है और ऑप्शन डी है F.W. रीक्स। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा F.E. फाइनर है। जो F.E. फाइनर हैं ये दबाव समूह जो होता है, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, यानी कि मीन्स दबाव समूह, ये यहाँ पे हमारा है दबाव समूह। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनको अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी थी, जबकि जो मैककिन है इन्होंने अदृश्य सरकार और सेलिन और लैम्पवर्ट जो थे इन्होंने गैर सरकारी शासन नाम दिया था प्रेशर ग्रुप का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच देखते हैं भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन ए है जो न्यायमूर्ति आर.एन. मिश्रा समिति, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति आर.एन. मुधोलकर समिति, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति रामानंद समिति, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये न्यायमूर्ति रामानंद समिति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इसमें अगर देखते हैं तो भारत में जो पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु ये आई थी, और ये जो समिति है ये आई हुई थी 1993 में, 1993 में ये वाली समिति। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट डे सीरीज़ नंबर 11 में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।